हेलो एवरीवन। तो बेटा लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होती है? तो लास्ट से हमने बेटा हमने स्ट्रक्चर्स बनाने सीखे थे। ठीक है, ये कि सल्फेट आयन था, नाइट्रेट आयन था, ऑक्सीजन थी, ओजोन थी, इन सब के स्ट्रक्चर हमने बना के देखे थे। तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस आपका उन्हीं से रिलेटेड है। तो क्या होती है रेजोनेंस? तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। द फिनोमिना एज ए रिजल्ट ऑफ विच अ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब एक फिनोमिना जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल को डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। कैसे बोलते हैं हम? तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ कि लेट अस सपोज मेरे पास एक ओजोन का मॉलिक्यूल है। ओजोन क्या होती है बेटे? O3। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा? तो स्ट्रक्चर कैसे बनानी सीखी थी उसको भी एक बार देख लेते हैं बेटा। हमने काउंट किए थे पहले इसके कितने हमारे पास क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कॉन्फिगरेशन होती है 2 6, यानी कि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 3 एटम है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन मेरे पास होते हैं। तो मैं क्या करूँगा बेटे, ओजोन है तो पहले तो एक ओजोन है, ठीक है, एक एक बनाऊँगा मैं सिंगल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे बॉन्ड पर कितने हो गए बेटा? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 4। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास? हैं 4 हो गए। तो लोन पर कितने बचते हैं मेरे पास? 18 माइनस 4 कितने? 14। तो इन 14 से मैं क्या करूँगा, जो पहले कॉर्नर वाले आइटम है उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। क्लियर? अब करते हैं इसका कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी क्या हो गया बेटे? कंप्लीट हो गया। ओके, हमारे पास यहाँ पे 6 और 6 12। तो कितने इलेक्ट्रॉन अभी बचते हैं? 2। तो मैंने दोनों कहाँ पे दे दिए? यहाँ पे दे दिए। लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो कॉर्नर वालों का तो कंप्लीट है, क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, इन्हीं इलेक्ट्रॉन का किस में यूज़ करूँगा? मल्टीपल बॉन्ड बनाने में। तो मैं क्या देखूँगा बेटा कि अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे बॉन्ड पर यूज़ करता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल। तो ये 3 बॉन्ड होंगे इसके, यानी कि 3 2 6। ऑक्टेट इसका फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। देन मैं क्या करूँगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितने रह जाएंगे बेटा? 4 और 4 8। ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और यहाँ पे 6 और 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? तो अब रेजोनेंस क्या आएगी? रेजोनेंस बेटा यही आएगी आपकी कि जैसे आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है, तो आप इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना सकते थे। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमने इसी को लेकर इसी के साइड डबल बॉन्ड बनाना है। डबल बॉन्ड आपका इस साइड भी बन सकता है। तो उस टाइम स्ट्रक्चर किस तरह की बनेगी, यानी कि दोबारा से देख लेते हैं बेटा। ये ऑक्सीजन है इस तरह से आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरह से थे, इस तरह से थे। तो मैंने इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। तो लेकिन डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे भी तो बन सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं यूज़ कर लूँ बॉन्ड के लिए, मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। तो ये भी स्ट्रक्चर बन सकती है मेरे पास। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इसी इफेक्ट को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। मतलब एक ही स्ट्रक्चर को मैं डिफरेंट फॉर्म में दिखा रहा हूँ। ये भी ओजोन की स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल्सो ओजोन एंड दिस इज ऑल्सो अ ओजोन मॉलिक्यूल। तो इसी प्रोसेस को जिसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर को डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो इस साइड में भी हो सकता है जैसे इसमें में है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। और जो स्ट्रक्चर्स बनी है इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हम बोल देते हैं। आई होप रेजोनेंस आपको क्लियर है बेटा। अभी मैं आपके सामने और एग्जाम्पल भी लूँगा, ठीक है। तो रेजोनेंस आपकी यही है, इसको बोलते हैं क्या? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्लियर? अब एक बात देखो बेटा कि डबल ये जो मॉलिक्यूल है, मैं नंबर देता हूँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो बॉन्ड है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। मतलब इस बॉन्ड के अंदर किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक हैं? सिंगल बॉन्ड वाली भी और डबल बॉन्ड वाली भी। तो इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या बनेगी? अब जो एक स्ट्रक्चर है आपकी, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो ये कंप्लीट जितनी भी उसकी क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, बिकॉज इसके अंदर क्या है? सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी आता है बॉन्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पे तो कौन सा स्ट्रक्चर शो रहा है? डबल बॉन्ड। इसी तरह से अगर मैं इस मॉलिक्यूल को लेता हूँ, इस स्ट्रक्चर को लेता हूँ,
तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड करेक्टर को, जबकि डबल बॉन्ड करेक्टर को ये शो ही नहीं करता। लेकिन जब हम एक्चुअल में देखते हैं, एक्चुअल में तो जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है, तो सबसे पहले आपको पता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं है बेटा, कितने बॉन्ड वहाँ पे बने हुए हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा, डबल है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 रहेगा, ट्रिपल है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा। मतलब ये हमें बताएगा कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हम बोल देते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो यानी कि ये आपके पास स्ट्रक्चर्स बनती हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी में आता है कि फिनोमेना एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट फॉर्म और नन ऑफ विच एक्सप्लेन द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब इनमें से एक भी स्ट्रक्चर सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमने जब इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया तो हमें क्या मिलता है कि जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है ओजोन का, वो क्या है बेटा, ना तो 1 है और ना ही 2 है, बल्कि इन दोनों के बीच में है, यानी कि वो अप्रोक्स 1.5 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी फिर, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, तो 1.5 है, तो एक मोड मैंने लगा दिया किससे, बोल्ड लाइन से। ठीक है, ये शो करता है 1, और हाफ को कैसे करूँगा मैं, ऐसे डॉटेड लाइन से मैं क्या शो करूँगा, हाफ बॉन्ड। तो ये बोल्ड लाइन क्या करेगी, कंप्लीट 1 बॉन्ड को एक्सप्लेन करेगी, और जो डॉटेड लाइन है क्या बताएगी आपके पास हाफ बॉन्ड है। तो अब इस बॉन्ड के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि इस बॉन्ड का करेक्टर कितना है, 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। तो जो ये स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगी बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड हम इसको बोलेंगे। क्लियर, तो सिंपली मैंने स्ट्रक्चर बनाई, दीज आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और एक स्ट्रक्चर जो कंप्लीटली क्या है, क्या करेगी इसको बेटा, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल की है, जो सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से अब क्लियर है कि रेजोनेंस होती क्या है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, हम यहाँ पे लेके चलते हैं बेटा। तो सेकंड एग्जांपल हम लेके चलते हैं नाइट्रेट आयन का। नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन क्या होता है बेटा, NO3 नेगेटिव आपको होता है नाइट्रेट आयन। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए बेटा। तो लास्ट में आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँगा। तो नाइट्रेट आयन है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा रहेगा बेटा, जो नंबर में कम है, तो वहाँ पे नाइट्रेट है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे हैं 5 इसके नाइट्रोजन के, और एक होता है, एक ऑक्सीजन के पास होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 3 18, तो 5 + 18, और ऊपर से चार्ज नेगेटिव है तो उसको प्लस कर लें, कितना आएगा, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इन तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन है 6, तो लोन पर कितने बचेंगे 18। इन 18 को मैं यूज़ करूँगा किस में, या तो ऑक्टेट कंप्लीट करने में, और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन नाइट्रोजन के पास तो कुछ नहीं है भाई, नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, आप देखो ध्यान से, यहीं से रेजोनेंस आएगी आपकी। इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को यूज़ कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैं करता हूँ कि मैंने ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो क्या बनेगा, ये बन गया मेरे पास डबल बॉन्ड। तो ये मेरे पास क्या बन गई, स्ट्रक्चर बनेगी। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी वो बना देता हूँ यहाँ पे मैं, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यही आपका क्या बनता है, नाइट्रेट आयन। ऊपर -1 चार्ज है ना बेटा, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी कैसे करते हैं। सिंगल ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज होता है, इस पर भी नेगेटिव, तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे +1 का चार्ज आएगा, आप निकाल के देख सकते हो बेटा। क्लियर, यहाँ पे 1 2 3 4, ये आपके पास क्या बनेगी, फर्स्ट स्ट्रक्चर। क्या बनती है, फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब एक बात बताओ, जो डबल बॉन्ड आपने यहाँ पे लगाया, वो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है। क्या हो सकता है कि वो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे भी बन सकता है। देन उस स्ट्रक्चर क्या क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, डबली बॉन्डेड होगा, और ये ऑक्सीजन क्या रहेगा अगेन,
सिंगल बॉन्डेड रहेगा, कंप्लीट चार्ज -1, और यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 बन गया बेटा। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड जो यहाँ पे है वो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे भी आ सकता है। तो आपके पास क्या बनेगी, थर्ड स्ट्रक्चर इसके हम बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये ऑक्सीजन तो क्या रहेगा सिंगल बॉन्डेड, और इससे क्या जाएगा आपके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आपके पास हो जाता है। तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, ये बनेगी। तो इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, कैनोनिकल। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्लियर। तो ये है बेटा आपका रेजोनेंस का टॉपिक। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बेटा कि हम बॉन्ड आपको हम क्या सिखाते हैं कि बॉन्ड को आप ट्रांसफ़र कैसे करोगे इलेक्ट्रॉन को। देखो यहाँ पे आपने बना दी। क्लियर। अब आपको क्लियर है बेटा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। लेकिन यहाँ से अगर आपको शिफ्टिंग करनी है इलेक्ट्रॉन को तो अच्छा होगा आपके लिए। कैसे, देखो अगर मैं क्या करूँ कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके भी और इसके भी, तो ये क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो उसके लिए आपको इसका क्या पता होना चाहिए कि किसके ऊपर चार्ज कौन सा है बेटे। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। इस केस में यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे पॉजिटिव है। क्लियर। तो देखो कैसे करोगे। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे चले गए, देन उस केस में क्या होगा, अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या एक्सपेंड कर गया बेटा। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो कभी भी नहीं बनाता। अगर यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है तो 5 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन कभी भी नहीं बनाएगा ना। उस केस में क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास जिसके ऊपर 0 चार्ज है, क्योंकि यहाँ आएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया फिर तो, है ना। अगर मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से तो पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उस इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। आपको सेकंड में बता रहा हूँ बेटा स्ट्रक्चर बनाने का। क्या कि जिसके ऊपर नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए डोनेट कर दे, और ये इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चले गए बेटा, वापस उसी इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के पास चले गए जहाँ से वो आए थे। समझो बात को, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि इस ऑक्सीजन ने यहाँ देख के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाया था। मैंने बोला कि ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। तो 1 बाय 1 दोनों की डोनेशन हम करवा के देखेंगे। यहाँ पे इसने दिया तो डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनी। लेकिन अगर ये बोले कि मैं तुम्हें यहाँ पे मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम पे स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, उस टाइम पे ये अपने डबल बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, और ये जहाँ से आए थे वहाँ पे वापस चले जाएंगे इसी ऑक्सीजन के पास। तो स्ट्रक्चर बनेगी ऐसी बनेगी। सेकंड, अगर अब बोले कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा अपने, ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है ऐसे, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है किसके पास चला जाएगा, वापस जहाँ से ये आया था। तो स्ट्रक्चर बनेगी इस तरह की। ठीक है जी। तो इन सबको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। अब 2 स्ट्रक्चर ट्राई कर लेते हैं बेटा आसानी से, ताकि आपको टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं करता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड का, इसका सल्फर डाइऑक्साइड का। अब सल्फर का भाई मेरे को तो याद है स्ट्रक्चर कैसी बनी थी उसकी, कैसी बनी थी बेटा, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था। सिंगल वाले को मैं बोल सकता हूँ कि 6 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके पास, तो और इसके पास बेटा डबल होंगे, और एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है बेटा। अब ऑक्सीजन कितने बनाएगा, सल्फर है तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, या 2 बनाता है या 6 बनाता है। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन चुके हैं इसके, 3 यहाँ पे और एक लोन पेयर आएगा, बॉडी होगा यहाँ पे, फिर बन जाती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसके अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बनाओगे कि जो ये डबल बॉन्ड है ये कहाँ जाए, यहाँ पे आ जाए। तब अब आपको क्या है बेटा, आपको आना भी चाहिए कि यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे +1 चार्ज रहेगा बेटे, तब ये न्यूट्रलाइज होगा। तभी इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है ना। अगर यहाँ पे -1 तो यहाँ पे कितना आना पड़ेगा, +1, तभी होगी स्ट्रक्चर। अब मैंने बोला कि नेगेटिव डोनेट कर सकता है, तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो आएगा कैसे, अब आपको शिफ्टिंग आनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने बेटा स्ट्रक्चर बनाते हुए करे थे, तो वैसे ही रोल है यहाँ पे भी। ये कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, जहाँ से वो आए थे। तो सल्फर यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बन जाएगा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड 5 6। आपके पास क्या है, इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। अगेन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज -1। मतलब किया कुछ नहीं है मैंने, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ के बजाय यहाँ बना दिया। आप इसको सिंपली भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर ये आपको जाए तो ये तो और अच्छी चीज़ है बेटा, अगर आ गई तो आपको, और आने भी चाहिए, बिकॉज मैं समझा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड का। अब सल्फर ट्राइड की स्ट्रक्चर किस तरह की थी बेटा, मेरे तो याद है कि एक
तो दो तो ऑक्सीजन आपके सिंगल बॉन्ड थे, दो कैसे थे, डबल बॉन्ड वाले थे, इसी तरह के थे। तो 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब किसके ऊपर नेगेटिव, जो सिंगल बॉन्ड है मतलब वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, याद रखें सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, इस पर कितना रहेगा, प्लस का 2 रहेगा। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे बेटा आप इसकी, सिंपली पहले आपके वे में ड्रॉ करते हैं। कैसे कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाए, तो किस तरह से दिखाओगे बेटा, तो यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, अब यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, इलेक्ट्रॉन दिखा दो, सिंगल के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, डबल के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल के पास 6 होंगे। थर्ड क्या बन सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है, तो किस तरह से बनेगा, कि ये भी सिंगल रहेगा, ये भी सिंगल रहेगा, डबल बॉन्ड ये रहेगा। इनके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये बन गया। अब शिफ्टिंग देख लो, अब शिफ्टिंग देख लो, डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, जब ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा अपना, तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, तो हुआ क्या है कि इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दिए हैं, तभी बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए बेटा, बॉन्ड बनाने के लिए, और ये कहाँ चले गया, जहाँ से ये आए थे, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। थर्ड क्या है, थर्ड इस तरह की बनेगी बेटा, ये है, अब यहाँ पे बनाना है, इस तरह अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से थे वहाँ चले जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो है कुछ नहीं है बेटा, इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। क्लियर। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर और मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, और हाँ मैं समझूंगा कि आपको टॉपिक ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है मेरे पास सल्फेट आयन की, SO4 2 नेगेटिव की। अगेन मैं आपको ही समझा रहा हूँ, शुरू से करके दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन बने कैसे, कैसे बॉन्ड बने हैं। तो यहाँ पे कौन सा मेटल सेंट्रल में एटम काम करेगा, सल्फर। टोटल इलेक्ट्रॉन मैं काउंट करूँगा यहाँ पे, अब मैं समझा रहा हूँ दोबारा से आपको किस तरह से स्ट्रक्चर बनाई थी, कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए थे वहाँ पे, ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जिसने नहीं भी देखी थी वीडियो वो भी इसको देख के यहाँ पे समझ जाए और स्ट्रक्चर बना सके। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सल्फर के पास कितने होते हैं बेटा, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्लस एक ऑक्सीजन के पास 6, तो यहाँ पे 4 हैं तो 24, और ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर लें, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन। तो 3-4 एटम है मेरे पास, तो सबसे पहले इनका सबका बनेगा एक सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 बन गया बॉन्ड बेटा। कितने हो गए, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास, 8, तो लोन पेयर कितने बचे, 32 माइनस 8 कितने, 24 बचते हैं, कितने बचते हैं, 24। ओके, तो इनका यूज़ करूँगा या तो ऑक्टेट कंप्लीट करने में या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में, इसलिए करूँगा। तो पहले इनके ऑक्टेट कंप्लीट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 इसका कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 इसका भी कंप्लीट, 3 4 5 6 इसका भी कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट सभी के। लेकिन सल्फर तो बेचारा भूखा रह गया ना। सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, 3 वैलेंसी होती है इसकी, 2 4 6 और मैक्सिमम कोवैलेंसी 6। तो हर एक आइटम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाए, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाना चाहेगा, मतलब ये यहाँ पे ये 6 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो 6 बॉन्ड कैसे बनेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे से डोनेट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो स्ट्रक्चर किस तरह की बनेगी आपके पास, देख लो यहाँ पे, दिस विल बी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड। तो ये रहती है आपके पास स्ट्रक्चर सल्फेट 2 नेगेटिव की, इसकी 2 नेगेटिव की। अब यहाँ पे देखें, ये सिंगल वाले हैं, इनके ऊपर हमेशा कितने रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6, और यहाँ पे हमेशा 4 रहेंगे। ये बन गया आपकी स्ट्रक्चर बेटा। तो बस अब आपको बॉन्ड ही घुमाने हैं, क्या करने हैं, बॉन्ड को ही रोटेट करना है। कैसे रोटेट करेंगे, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये यहाँ पे हो सकता है, और ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे भी हो सकता है। तो 2 स्ट्रक्चर और बन जाएंगे इसके, ठीक है जी। तो 2 स्ट्रक्चर और बन जाएंगे आपके, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो फर्स्टली मैं क्या करता हूँ, कैसे करना पड़ेगा, देखो कैसे करें। एक बॉन्ड को तो रख लो सिंपल, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होगी। सेकंड मैंने इसको रोटेट कर दिया कि यहाँ पे इसने ऑक्सीजन, देखो कि मैं इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए थे और यहाँ पे इसने दिए थे, तब जाके डबल बॉन्ड बना है। लेकिन अगर जिद करें, हमें पता है कि हम यहाँ से भी डोनेट करवा सकते हैं ना, तो अब यही काम होगा, ये यहाँ पे डोनेट करेगा, इसने अपना लोन पर यहाँ पे डोनेट कर दिया। तो भाई एक बॉन्ड सरका लो, कोई भी एक को फिक्स करके रखो, स्ट्रक्चर बनानी आपके लिए ईजी रहेंगी। तो ये कहाँ चले गए इसके पास, तो क्या बनेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ
डबल बॉन्ड, यही स्ट्रक्चर बनेगी। ऊपर 2 नेगेटिव लगा देना। क्लियर, बॉन्ड अच्छे से लगा लेना भाई। सेकेंड वे क्या हो सकता है कि अब ये वाला डोनेट करे और ये कहाँ चले जाएंगे, वापस इसी के पास चले जाएंगे। तो स्ट्रक्चर किस तरह की बनेगी, देखो यहाँ पे तो सिंगल, ये वापस आ गया तो सिंगल, और यहाँ पे डबल, यही बनेगा। ठीक है, अब थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है कि देखो बेटा इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच में बन गया, इन दोनों के बीच में बन गया। और कहाँ बन सकता है डबल बॉन्ड आपका, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड तो नहीं आया, देखो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ लिया दोनों बार, यहाँ भी पेयर बन गया, ये पेयर भी बन गया, लेकिन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड अभी तक नहीं आया है। तो होगा क्या यहाँ पे, देखो ये वाला आप दोबारा डोनेट कर देगा और ये कहाँ चला जाएगा, इसके पास यहाँ पे सल्फ़र, यहाँ पे क्या है सल्फ़र, सिंगल बॉन्डेड, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। देख सकते हो बेटा आपको थोड़ा सा दिमाग तो यूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रक्चर रह गई है मेरी और कौन सी मेरे पास बन गई है। यहाँ पे देख सकते हो सारी की सारी आपकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है जी, तो यही आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। एक लास्ट में डेफिनेशन आती है किसकी, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। बेटा रेजोनेंस एनर्जी कुछ नहीं है। अब देखो मैंने ओजोन का स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, क्या स्ट्रक्चर दिखाया था वहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबके पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। तो आप इसको शो कर सकते हो इस तरह से 1 2 3 4। देखो सबके पास एक एक बार डबल बॉन्ड भी आ गया और सिंगल बॉन्ड भी आ गया। तो आप क्या शो कर सकते हो कि इस तरह से है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर सभी के पास है। ये क्या बन गया, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। और ये सारे की सारी चारों क्या थे आपकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स थी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी कुछ नहीं है बेटा, ये क्या है जो आपकी ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसका और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इनकी एनर्जी का जो गैप है उसको क्या बोल देंगे, रेजोनेंस एनर्जी बोल देंगे। यानी कि डिफरेंस, द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल contributing structure and रेजोनेंस हाइब्रिड। ये सारी की सारी क्या है बेटा इसकी, ये सारी की सारी इसकी मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है आपकी चार की चार। ये चार की चार आपकी क्या है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। लेकिन उनसे स्टेबल कौन है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो ये स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इनका गैप और इस रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है उससे गैप को हम क्या बोल देंगे, रेजोनेंस एनर्जी। यानी कि द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया कुछ टॉपिक ये रेजोनेंस का। तो आप खुद से सारी स्ट्रक्चर अगेन ड्रॉ करके देखोगे, मेरे को सबमिट करोगे ताकि मेरे को पता चले कि आपने कुछ काम किया है और आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आ गई है। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका, दैट इज़ वेस्पर थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी से हमें क्या पता चलेगा, अभी तक कोई भी थ्योरी नहीं आई बेटा जो क्या बता सके, जो बता सके कि इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी शेप किस तरह की होगी, कि जो नंबर ऑफ एटम्स हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, कि जैसे मैंने यहाँ पे अरेंज किए हैं। अब मेरे को पता था कि इसकी स्ट्रक्चर इसकी ऐसी शेप बनेगी, इसकी ये शेप बनेगी, इस तरह से अरेंज होंगे। लेकिन ये पता कैसे चला, ये हमें बताया वेस्पर थ्योरी ने। वेस्पर थ्योरी, इसके कंप्लीट नाम क्या है इसका बेटा, V फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्पर थ्योरीज। और जो हमें क्या बताएगी बेटा, ये हमें बताएगी किसी भी मॉलिक्यूल की शेप आपको कैसे ड्रॉ करनी है, क्या उसकी ज्योमेट्री रहेगी, वहाँ पे किस तरह की शेप उसकी आएगी, हमें कहाँ से पता चलेगा, वेस्पर थ्योरी से। और इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। मतलब जो हमारे पास वैलेंस शेल होंगे, मैं बताता हूँ कि थ्योरी में पढ़ेंगे क्या, इसके नाम से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में कुछ ना कुछ रिपल्शन रहेगी। ठीक है, तो यही इस थ्योरी का बेस है। ये थ्योरी बोलती क्या है आपकी, कि हमारे पास हर एक एटम के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। हमने बॉन्ड बना दिया, तो बॉन्ड क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन से बना है, तो एक बॉन्ड क्या बनेगा, वो आपका एक क्लाउड सा बन जाता है, नेगेटिव क्लाउड।
नेगेटिवली चार्ज क्लाउड। अब वो क्या करेगा, दो बॉन्ड बने हैं सपोज, उसका एक बॉन्ड ऐसे में दिखाता हूँ आपको, ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड बन गया, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन बॉन्ड नहीं होता बेटा, यहाँ पे क्लाउड ही बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब यहाँ पे दोनों चार्ज प्रेजेंट हैं, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन होकर ये भी सट जाने की कोशिश करेगा और ये भी सट जाने की कोशिश करेगा, मतलब दोनों कहाँ जाना चाहेंगे बेटा, एक दूसरे से दूर। कितनी दूर, जहाँ पे रिपल्शन आपकी कम से कम हो, ठीक है। तो जब जहाँ पे मैक्सिमम से मिनिमम रिपल्शन में जाने की वो कोशिश करेंगे, तो जहाँ पे वो मिनिमम रिपल्शन क्या करेंगे, फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, वही क्या बन जाएगी, वही बनेगी उस मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री। क्लियर। तो ये है आपका बेसिक इस थ्योरी का। अब इसके कुछ पोस्टुलेट हैं, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल है वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे। किस पे करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर पे। बिकॉज हमें पता है, क्या पता है, कि उन इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीच में रिपल्शन होगी, तभी कोई ना कोई शेप बनेगी ना, अदरवाइज तो शेप पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जो शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो बॉन्डेड पेयर के हों या फिर लोन पेयर हों, दोनों काउंट होंगे उसके अंदर। मतलब शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड किस पे करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे, कि कितने वहाँ पे बॉन्डेड पेयर हैं या फिर कितने वहाँ पे लोन पेयर हैं, उन सब के ऊपर डिपेंड करेगी। बिकॉज आखिरकार रिपल्सन तो दोनों के बीच में ही होनी है, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में ही रिपल्शन होगी ना, तभी वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, तभी ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है। सेकंड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या चाहेगा बेटा, वो चाहेगा कि हम कहाँ चले जाएं, जहाँ पे, सॉरी पहला पॉइंट तो ये बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जहाँ, वो क्या करेंगे, सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, टेंड टू रिपेल वन अनदर, यही चाहेंगे। क्यों, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर, देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। बेटा मेरी आवाज़ को सुने, राइटिंग पे ध्यान मत दे ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो सेंट्रल मेटल के अराउंड, वो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि उनका जो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। थर्ड थिंग, अब इससे क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, वो ऐसे डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे जहाँ पे आपकी रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो, वहीं जाना चाहेंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दे विल ऑक्यूपाई सच पोजीशन, या फिर दे विल टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन विच आर मैक्सिमम एट डिस्टेंस, विच आर एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, कि वो क्या रहे हैं, दे आर एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, और रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। दे टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन विच आर एट मिनिमम रिपल्शन, बोल सकते हैं यहाँ पे मिनिमम रिपल्शन। ये पॉइंट्स आप अपनी बुक के अंदर से देख के भी लिख सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या चाहेंगे, इस तरह की पोजीशन चाहेंगे जो मैक्सिमम हो, जो सेंट्रल मेटल एटम से दूर हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो एक दूसरे से, और क्या हो, रिपल्शन उनकी मिनिमम हो, ठीक है। और एक चौथी बात कि यहाँ पे जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको हम सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स रहेंगे, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल बॉन्ड एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर विच कॉन्स्टिट्यूट द बॉन्ड में बी रिगार्डेड एज अ सिंगल पेयर, ठीक है। तो ये चार आपके पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता चुका कि इनका निचोड़ क्या है बेटा, निचोड़ वही है कि जो शेप है वो किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपके पास प्रेजेंट है, चाहे बॉन्डेड पेयर है या लोन पेयर, उनके ऊपर डिपेंड करेगी। उनके बीच में रिपल्शन होगी, रिपल्शन होने से क्या होगा, वो एक ऐसे डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे, ताकि रिपल्शन क्या हो, वहाँ पे मिनिमम हो। और मल्टीपल बॉन्ड को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मान के ही चलेंगे, ठीक है। अब आपके पास बेटा एक मल्टीपल बॉन्ड, एक तो बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। सपोज ये मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, और एक यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि बॉन्ड पेयर भी नेगेटिवली चार्ज है, इनके बीच में भी रिपल्शन है। और ये आपका कौन है, ये आपका एक लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर। और ये बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में भी रिपल्शन होगी बिकॉज दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं।
और अगर यहाँ पे एक और लोन पेयर लग जाए तो ये लोन पेयर है, इनके बीच में भी क्या होगी, रिपल्शन होगी। अब किसके बीच में ज़्यादा रिपल्शन होगी, किसके बीच में कम रिपल्शन होगी? तो बेटा जो सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है वो किसके बीच में होती है, लोन पेयर में। उससे कम होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम किस में होगी, बॉन्ड पेयर के अंदर सबसे कम रिपल्शन आपकी होगी। ठीक है, उसके बाद ये तो आपके पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ पे दो तरह की ज्योमेट्री आएंगी, दो तरह की ज्योमेट्री। एक तो आएगी रेगुलर ज्योमेट्री और एक आएगी इरेगुलर ज्योमेट्री। क्या आएगी, इरेगुलर ज्योमेट्री। तो रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? तो रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, कि जहाँ पे फर्स्ट बात तो कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, सेकंड बात, जितने भी एटम होंगे बॉन्डेड, जितने भी आपके एटम सेंट्रल मेटल से बॉन्डेड होंगे वो सारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लाइक ए है तो वहाँ पे बी बी बी, और कोई भी लोन पेयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हो आप बेटा, सारे के सारे आइटम क्या हैं, सिमिलर हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं, इसको बोलेंगे रेगुलर ज्योमेट्री। इरेगुलर क्या होगी, जहाँ पे लोन पेयर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जो एटम्स हैं आपके वो सारे के सारे सेम ना हो, अलग अलग मैटर हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक बी है, दूसरा बी है, तीसरा क्या है, सी है, और यहाँ पे या फिर यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे बन गया सिमिलर एटम है लेकिन वहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोल देंगे, इरेगुलर ज्योमेट्री बोल देंगे। ठीक है जी, क्योंकि लोन पेयर की तरफ से क्या आएगी, यहाँ पे रिपल्शन आएगी। अब कैसे आएगी वो आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा कि किस तरह की शेप अगर आपके पास है, कितने एटम है तो वहाँ पे किस तरह की शेप होगी। ठीक है, क्या उसका नाम होगा, क्या ज्योमेट्री होगी उसकी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फर्स्टली हम लेके चलते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर से, कैसे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो फर्स्टली मैं लेके चलता हूँ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं मेरे पास, 2। अभी मैं इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लेके चलूँगा, लोन पेयर नहीं लेके चलूँगा, बॉन्ड पेयर लेके चल रहा हूँ। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं मेरे पास, 2 हैं। तो ज्योमेट्री किस तरह की बनेगी आपकी, यहाँ पे मैं लिखूँगा ज्योमेट्री किस तरह की है। तो ये आपका सपोज मॉलिक्यूल AB2 टाइप का है, किस तरह का बनेगा, दिस विल बी ऑफ AB2 टाइप का बनेगा। यहाँ पे भी एक एटम भी इस तरह से अरेंज होगा, एक एटम भी इस तरह से अरेंज होगा। तो ये आपकी कौन सी ज्योमेट्री बन गई है बेटा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 का बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा, जो दो बॉन्ड के बीच में एंगल बनेगा दैट विल बी द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, जो इस बॉन्ड की लेंथ है दैट विल बी द बॉन्ड लेंथ। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी शेप क्या होगी बेटा, इसकी शेप होगी लीनियर। एक बात याद रखें बेटा कि रेगुलर ज्योमेट्री आप जब भी पढ़ रहे हो, रेगुलर ज्योमेट्री के लिए और रेगुलर ज्योमेट्री हाँ, जो आपकी ज्योमेट्री का नाम रहेगा वही किसका नाम रहेगा, शेप का। तो यहाँ पे ज्योमेट्री भी कैसी है आपकी, लीनियर, और शेप भी क्या है, लीनियर है। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं यहाँ पे BeCl2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, MgF2 का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। क्लियर? सेकंड, थर्ड में लेके चलता हूँ, अगर मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, AB3 टाइप का होगा बॉन्ड। ठीक है, तो वहाँ पे किस तरह से अरेंज करेंगे आप देखें, यहाँ पे एक एटम रहेगा ऊपर यहाँ पे B पे, एक एटम इस तरह से और एक एटम इस तरह से। ठीक है, और जो ये बॉन्ड एंगल है ये कितना रहेगा, 120 ईच, ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। क्लियर? और इस शेप का नाम क्या होगा, शेप या ज्योमेट्री इनके लिए सेम ही रहेगी। तो शेप या ज्योमेट्री में लिख देता हूँ यहाँ पे, वो क्या रहेगी आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आपके पास यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर? अब किस तरह के मॉलिक्यूल यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि BF3 है, ये आ सकता है, BCl3 है, ये आ सकता है यहाँ। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट रहेगा जब आपके क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर 4 है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास मॉलिक्यूल AB4 है। और 4 का मतलब कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़े हैं, कितने एटम इससे कनेक्टेड है सेंट्रल मेटल एटम से, वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके बॉन्ड पेयर। तो किस तरह की ज्योमेट्री होगी बेटा, पे हम देख सकते हो कि एक तो होगा आपके पास इस तरह से, एक आएगा यहाँ पे, ठीक है, एक आएगा यहाँ पे और एक आएगा यहाँ पे। ये आपके पास क्या रहेगी, शेप रहेगी इसकी। और इस शेप का नाम क्या है, इसका नाम है टेट्राहेड्रल। क्या है, टेट्राहेड्रल क्या है इसका नाम है।
ठीक है। एंगल अब कितने का रहेगा, अब एक बात समझो बेटा, आपको दिख रहा है कि ऊपर नीचे इस तरह से है ये, लेकिन ये बॉन्ड है किस तरह से, दो बॉन्ड आपके इस तरह से हैं, ये बॉन्ड ऊपर की इस साइड मेरी तरफ है और ये बॉन्ड उसके बैक साइड में है, मतलब ये दोनों बॉन्ड साइड में है, ये बॉन्ड मेरी तरफ है और ये बॉन्ड बैक साइड है, पीछे की तरफ है। उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बिकॉज ये तीन के तीन कहाँ पे आपके बेटा 3D में है, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर बनती है इसकी यहाँ पे, देखिए दो बॉन्ड इस तरह से होंगे आपके, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ होगा मेरी तरफ, जो पेन का काम कर रहा है, और एक बॉन्ड पीछे की तरफ जाएगा इस बॉन्ड बैंड के पीछे की तरफ, वो कौन सा रहेगा, फोर्थ बॉन्ड रहेगा। क्लियर। तो इस तरह से आपकी ज्योमेट्री बनेगी, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एग्जांपल आप ले सकते हो CH4, CCl4 आ सकता है आपका, SiCl4, मतलब जहाँ पे आपके पास कोई भी लोन पेयर ना हो, सिर्फ आपके एटम एटम हो, बॉन्ड पेयर वहाँ पे हो सिर्फ, ठीक है। फिफ्थ बनता है, फिफ्थ जहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर है, किस तरह का मॉलिक्यूल होगा, AB5 टाइप का। एग्जाम्पल जैसे कि PF5 लेके चलते हैं, PCl5 लेके चलते हैं, सारे आ सकते हैं आपके। तो किस तरह से रहेंगे, सपोज ये A है, अब यहाँ पे देखो बेटा किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, दो तरह के बॉन्ड यहाँ पे रहेंगे। एक तो रहेगा आपके पास, देखो ये जो 3 बॉन्ड हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये तीनों तो रहेंगे आपके एक प्लेन में, यानी कि इनका प्लेन तो आपका एक सिंगल प्लेन ऐसे होगा, ठीक है। दो बॉन्ड बनेंगे, एक तो बनेगा इस प्लेन के ऊपर और एक बनेगा इस प्लेन के नीचे। इन बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो ट्रायंगल बना है और ये आपके पास एक पिरामिड की तरह बन गया, तो इसको क्या बोल देंगे कि शेप का नाम होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका क्या होगा, शेप का नाम होगा, ठीक है। अब देखो अलग अलग प्लेन में है, जो ये 3 बॉन्ड हैं इक्वेटोरियल, ये आपके अलग प्लेन में है, तो इन तीनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 ईच होगा, ठीक है। और ये बॉन्ड आप देखो बेटा, जैसे ये प्लेन है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। ये मैं ड्रॉ करता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये 3 बॉन्ड बने हैं। चौथा बॉन्ड कहाँ पे बेटा, इस बॉन्ड के ऐसे ऊपर अबव द प्लेन, और एक कहाँ पे है, इसके पॉइंट के नीचे। इस तरह से आपके पास बॉन्ड है। अब देखो ये इन तीनों के बीच में क्या है बेटा, 120 एंगल है। कितना है, 120 है। अगर मैं इनके परपेंडिकुलर, इनके अबव के प्लेन ऐसे लेके चल रहा हूँ, तो आप देख सकते हो जो ये बॉन्ड है फोर्थ, ये क्या रहेगा, हर एक बॉन्ड के परपेंडिकुलर रहेगा ना, क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो यानी कि जो ये एंगल है, ये वाला, इस एक्सियल में और इक्विटोरियल में कितने का रहेगा, 90 डिग्री ईच रहेगा। इसके साथ भी 90 है, इस इक्विटोरियल के साथ भी 90 है, और इस इक्विटोरियल के साथ भी क्या है, 90 है। और जो नीचे बॉन्ड है B, वो भी क्या रहेगा, उसके बीच में भी एंगल कितना रहेगा, 90 का रहेगा। क्लियर। और ये दोनों बॉन्ड आपस में 180 के एंगल पे हैं। जो आपके एक्सियल बॉन्ड हैं, इन दोनों के बीच में तो 180 का एंगल है। जो इक्वेटोरियल है उनके हर एक के बीच में 120 का एंगल है, लेकिन जो ये आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल है उनके बीच में कितना है, 90 का एंगल है। और आपको ऐसे समझ में आ गया बेटा, ये एंगल देखो अबव दी प्लेन है बॉन्ड, तो नीचे वाले जितने भी बॉन्ड हैं 3 के सबका क्या रहेगा, 90 डिग्री ईच रहेगा। क्लियर। तो आपकी है ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। 6th और लास्ट जो आता है आपके पास, उसका मतलब क्या है कि AB6। अब इसमें क्या रहेगा आपके पास, देखो इसमें रहेंगे आपके पास 4 बॉन्ड तो रहेंगे ऐसे, बी बी बी। ये चारों भी क्या है, एक प्लेन के ही अंदर है। क्या है, एक प्लेन के अंदर है। इन सब के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। बाकी जो बॉन्ड रहेंगे वो इस प्लेन के अबव रहेंगे ऐसे, एक इस प्लेन के अबव, एक इस प्लेन के बॉटम पे। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस एक्सियल की और इस इक्वेटोरियल की, तो यहाँ पे भी एंगल कितना रहेगा, 90। यानी कि यहाँ पे 6 के 6 बॉन्ड क्या होंगे, सेम पोजीशन पे होंगे और सबका एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। तो इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हैं यहाँ पे SF6। क्लियर। तो ये आपके पास कौन सी ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री, जहाँ पे कोई भी बॉन्ड पेयर, लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, इर्रेगुलर ज्योमेट्री की। इर्रेगुलर ज्योमेट्री की, ठीक है। बात करते हैं इरेगुलर ज्योमेट्री की। अब इरेगुलर में क्या होगा, सेम आपके पास
जब मैं 2 बॉन्ड पेयर लेके चलूँगा, 2 पेयर मेरे पास है, टोटल पेयर की बात करूँगा यहाँ पे, और उसको आगे डिवाइड करूँगा इलेक्ट्रॉन पेयर में और लोन पेयर में, ठीक है। जब टोटल पेयर हैं 2, तो वहाँ पे एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, वहाँ पे कोई ज्योमेट्री नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। जब हम बात करेंगे टोटल पेयर 3 की, अब मैं दिखा देता हूँ बेटा, 2 पेयर है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है। अब उन्हीं के मैं जो रेगुलर ज्योमेट्री है उनके मैं केस बनाऊंगा आपके पास इरेगुलर ज्योमेट्री में कैसे कैसे बनेंगे। 2 से शुरुआत की थी, तो पहला बॉन्ड पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो क्या शेप बनेगी बेटा, सपोज कोई ए बी है, यही बनेगी, एक क्या रहेगा यहाँ पे लोन पेयर, तो ये तो कोई शेप नहीं बनी आपके पास, चाहे आप इसको लीनियर बोल दो या कुछ भी बोल दो। शेप कब बनेगी, जब आपके पास कम से कम 2 बॉन्ड पेयर तो हो, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड लेके चलता हूँ मैं 3 का, किसका, 3 का। अब 3 का किस तरह से बनेगा, तीनों आपके पास हैं तो बन चुका। जब 2 बॉन्ड पेयर होंगे, एक क्या बनेगा, लोन पेयर बनेगा, क्या बनेगा, लोन पेयर। तो किस तरह की शेप होगी, याद रखना कि कम से कम 2 बॉन्ड तो हों, 2 बॉन्ड तो आपके पास होने चाहिए शेप बनाने के लिए, अदरवाइज शेप नहीं बनती है, ठीक है। तो अब एक बात समझना बेटा कि ज्योमेट्री सबकी सेम रहेगी। ज्योमेट्री मैंने आपको बोला कि रेगुलर ज्योमेट्री केस में, रेगुलर के केस में जो ज्योमेट्री थी वही शेप रहेगी, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पे ज्योमेट्री 2 के लिए कौन सी होती है बेटा, लीनियर ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री यहाँ पे लीनियर रहेगी, लेकिन शेप यहाँ पे लीनियर बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। थर्ड का केस है, थर्ड केस, तो ज्योमेट्री क्या रहेगी आपके पास, 3 के केस में ज्योमेट्री होती है मेरी, कौन सी ज्योमेट्री होती है बेटा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर मेरी ज्योमेट्री हुआ करती है। किस तरह की होगी वो, सेम, कि एक यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी बन गया, बी बन गया, और थर्ड क्या बना दिया मैंने, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर। आप देख सकते हो पोजीशन वही है, 1 2 3, दिस इज ज्योमेट्री, कौन सी, ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन शेप क्या रहेगी यहाँ पे, शेप क्या रहेगी बेटा, शेप रहेगी आपके, देखो यहाँ पे आप इसको वी टाइप शेप भी बोल सकते हो, ऐसे वी शेप्ड है, इसका नाम हुआ करता है बेंट शेप, क्या, बेंट शेप या वी शेप्ड, ठीक है। या फिर इसको एंगुलर शेप भी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एंगुलर शेप, दोनों एंगल क्या है, एंगुलर शेप में है, क्लियर। इसका एग्जाम्पल है आपके पास, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है SO2, कौन सा है, SO2, क्लियर बेटा। और एक बात याद रखना कि इन तीनों के बीच में मैंने आपको बताया था कि 120 का एंगल होता है, तो आप इस बॉन्ड को यहाँ भी बना सकते हो, ये लोन पर आप यहाँ भी शो कर सकते हो, लोन पर आप यहाँ भी शो कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो आपके पास नेक्स्ट केस कौन सा बनता है बेटा, 3 2 2 का बनेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि 3 और 1 आपके पास बॉन्ड पेयर हो और 2 आपके पास लोन पेयर हो। मैंने आपको अभी भी बताया बेटा कि यहाँ पे 2 बॉन्ड कम से कम हो ज्योमेट्री के लिए, शेप बनाने के लिए। और एक बात याद रखना बेटा कि जब भी हम शेप देखेंगे ना, शेप, वो लोन पेयर को बिना लिए देखेंगे। जब भी इस रेगुलर में हम शेप की बात करेंगे, कौन सी शेप वहाँ पे बन रही है, तो इन दैट केस हम कभी भी बॉन्ड पेयर, लोन पेयर को कंट्रीब्यूट नहीं करवाने देंगे, लोन पेयर की इंक्लूड नहीं करेंगे, हमेशा सिर्फ बॉन्ड पेयर को देख के हमें शेप बतानी है। तो ये शेप आपकी वी शेप है और इसको बेंट शेप बोला करते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट के साथ आपके पास जब टोटल पेयर कितने हैं आपके पास, टोटल पेयर मेरे पास 4 है, क्या है, 4। अब यहाँ पे लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन सॉरी बॉन्ड पेयर है और इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है। तो यहाँ पे 3, जब 4 के 4 थे तो आप पढ़ चुके हो, तो पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे देखो मैं बोलता हूँ कि 3 है मेरे पास, क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो ज्योमेट्री आपको पता है कौन सी बना करती है बेटा, ज्योमेट्री आएगी 4 के केस में, जब 4 पेयर हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। लेकिन शेप किस तरह की बनेगी वो देख लेते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे ए है, ठीक है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल किस टाइप का है, AB3 और ए क्या है, लोन पेयर, इस तरह का मॉलिक्यूल आपके पास आएगा, क्लियर। तो आपको देखना है, तो बी यहाँ पे और यहाँ पे क्या दिखा दिया मैंने, ऐसे लोन पेयर दिखा दिया, ठीक है जी। याद रखना बेटा बात है, सारे के सारे एंगल कितने पे हैं, 109.5 डिग्री पे हैं आपके। तो किसी को भी आप शो कर सकते हो, लोन पेयर यहाँ भी शो कर सकते हो, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन अच्छा दिखे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है लोन पेयर, ठीक है, ताकि अच्छा लगे, स्ट्रक्चर अच्छी बने देखने में। अब यहाँ पे बनाऊंगा तो अच्छा सा लगेगा, तो यहाँ पे बना दिया मैंने, लेकिन बना कहीं भी सकते हो, गलत नहीं होगा बनाना कहीं भी, क्लियर। तो इसकी शेप क्या होगी, शेप ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप क्या रहेगी, इसको देखते हो तो 3 बॉन्ड क्या बनाएंगे, एक पिरामिड की शेप बनाते हैं। किस तरह की, पिरामिड सी की शेप यहाँ पे बनती है, दैट इज कॉल्ड पिरामिडल शेप। क्या बोल देंगे इसको, पिरामिडल शेप।
इसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे NH3 एग्जाम्पल है इसका। अब लास्ट में कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल में डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो फर्स्टली आपको ज्योमेट्री लर्न करवा रहा हूँ मैं, ठीक है जी। सेकंड केस लेते हैं 4 वाली का, जब 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, 2 ही लोन पेयर हैं, तो उस केस में क्या बनेगा। उस केस में बनता आपके पास कुछ इस तरह से कि A यहाँ पे है, B यानी कि मॉलिक्यूल किस तरह का बनेगा, AB2E2 टाइप का, यानी कि 2 तो बॉन्ड पेयर हैं, 2 क्या हैं, लोन पेयर हैं। तो B यहाँ पे दिखा सकते हो, B यहाँ पे दिखा सकते हो ऐसे, यहाँ पे दिखा सकते हो ऐसे, ठीक है, किसी भी तरह दिखा सकते हो, डोंट वरी। अब आप ये मत बोलना सर ये 2 कान से कैसे होगी। आप देख सकते हो शेप ऐसी बनी है, ऐसी शेप है, ये ऊपर की तरफ, 3 में नीचे की तरफ दिखा रखे हैं बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह की शेप आपके पास। तो बस अब इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सी शेप। आप आई होप जिसने अच्छे से मेरी बात पहले सुनी होगी वो बता देगा कि सर ये V शेप्ड है या फिर ये बैंड शेप है, बिकॉज इन दोनों को आप हाइड करोगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखोगे। तो यहाँ पे V शेप या बैंड शेप आपके पास बन रही है। तो बैंड या V शेप्ड या फिर एंगुलर शेप आप इसको बोल सकते हो। एग्जाम्पल इसका वाटर, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसका थर्ड तो केस नहीं बनेगा, 3-1 का तो कोई केस नहीं बनेगा, 1-3 का, बिकॉज वहाँ पे एक बॉन्ड होगा सिर्फ, और उसकी ज्योमेट्री अच्छे से नहीं बनती, शेप अच्छे से नहीं बनती है। अब बात करते हैं 5 की। 5 में क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पे मैंने 4 मान लिए, एक क्या मान लिया, लोन पेयर मान लिया, ठीक है जी। अब देखते हैं तो किस तरह से बनेगी। 1 1 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, क्लियर बेटा। अब एक बात याद रखना बेटा कि जब भी लोन पेयर की बात आएगी, लोन पेयर को रखने की, आप हमेशा यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप लोन पेयर को पोजीशन दोगे, ठीक है। बॉन्ड पेयर जो है एक्सियल बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड कौन से हैं, एक्सियल, ये कौन सा है, इक्वेटोरियल। तो जब भी लोन पेयर आपको लिखना है, लोन पेयर आपको दिखाना है, तो वहाँ पे कहाँ पे दिखाओगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखाओगे। कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है जी। इसका रीज़न मैं आपको दूंगा, लेकिन लास्ट में, अभी मैं ज्योमेट्री करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, ऐसे लोन पेयर दिखा दिया, यहाँ पे B B B B, ठीक है जी। ये क्या बन गया मेरे पास, बन गया मॉलिक्यूल। किस तरह का बना है, AB4E टाइप का मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। तो इसकी शेप क्या होगी, शेप के लिए आपको क्या करना है, इसको हाइड कर लेना लोन पेयर को। अब इसकी शेप आप देखो ऐसे रोटेट करके किस तरह की बनी है बेटा, झूला सभी झूले हैं, तो वही तो झूला है। यहाँ पे नीचे 2 ऐसे पैर हैं, यहाँ पे एक इंसान बैठ जाओ, यहाँ पे दूसरा पार्टनर बैठ जाओ, आपका दोनों झूलो यहाँ पे। तो किस तरह की बन गई, सी सा शेप, कौन सी, सी सा शेप्ड यहाँ पे बन जाती है, क्लियर। एग्जाम्पल इसका SF4, कौन, SF4, ठीक है जी। अब इसका सेकंड केस लेके चलते हैं। सेकंड क्या बनेगा, सेकंड बनेगा जब यहाँ पे कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या हैं, लोन पेयर हैं। तो उस केस में कैसी बनेगी, मैंने आपको बोला इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप लोन पेयर दिखाओगे। तो 1 यहाँ पे तो यहीं आएंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया कि एक लोन पेयर यहाँ पे है, एक लोन पेयर यहाँ पे है, और एक यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, क्लियर। इवन दोनों को आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, एक को यहाँ पे दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शेप अच्छी लग रही है ना मेरे को ये, इसलिए मैंने ये शेप बना दी यहाँ पे। अब एक किस तरह की शेप बनी है, इसको हाइड करो, तो आपके पास देखो T शेप बन गई है, T शेप, किस तरह की, T शेप्ड मॉलिक्यूल आपके पास बन गया। एग्जाम्पल ले सकते हो आप इसका, ClF3 इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कौन सी करेंगे, तो नेक्स्ट हम करते हैं बेटा 6 के लिए। आपके पास मॉलिक्यूल बना है AB3E2 टाइप का, AB3E2 टाइप का। इसमें आप फोर्थ भी बना सकते हो बेटा, आप फोर्थ भी आप बना सकते हो। कैसे बनेगी, उसके लिए आपके पास केस होंगे 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो किस तरह की बन जाएगी, देखो ए, तो तीनों पोजीशन में क्या दिखाने पड़ेंगे आपको, ऐसे लोन पेयर, और इक्वल पे क्या रहेगा आपके पास, बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो ये शेप कौन सी बन गया, आप इसको हाइड करके देखोगे तो आपके पास लीनियर शेप बन जाती है। कौन सी शेप, लीनियर शेप आपके पास ये बन जाती है, ठीक है। अब लास्ट केस रहता है आपके पास जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो बॉन्ड पे मैंने कितने मान लिए, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर 5 पहले और लोन पेयर 1 है। तो बेटा ज्योमेट्री कौन सी बनी थी,
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनी थी। मैंने आपको बताया था कि सारे एंगल क्या है आपके, सारे बॉन्ड सेम एंगल पे हैं, तो कहीं पे भी आप कोई भी मर्जी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आएगी। यहाँ पे ए है, बी बी बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। आपको एक लोन पेयर दिखाना है, आप यहाँ पे दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आप पांचों में से कोई भी जगह दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पोजीशन अच्छी लगी है इसलिए मैंने इसको बना दिया। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल ClF5, क्लियर। तो इसका सेट लास्ट केस है कौन सा, जब 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो उस केस में क्या होगा, मैंने इन बॉन्ड को क्या दिखा दिया, ऐसे बॉन्ड पेयर दिखा दिया, इन दोनों क्या दिखा दिया, लोन पेयर। कहीं भी बना सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सारे एंगल सेम पोजीशन पे आप इनको कहीं भी दिखा सकते हो। ठीक है। अब हाँ सॉरी, इसकी शेप कौन सी बनेगी, इसकी शेप बनेगी, देखो आप, ये एक स्क्वायर बन गया ऐसे, और ये बॉन्ड क्या बनाएगा, एक देखो इन सबको मिला के ऐसे पिरामिड सा बनाएगा ना, इसको बोल देंगे स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोल देंगे, स्क्वायर पिरामिडल इसको बोल देंगे। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये स्क्वायर बन रहा है देखो आपके पास, और एक ही प्लेन में है, तो उसको क्या बोल देंगे, स्क्वायर प्लेनर। क्या बोल देंगे, स्क्वायर प्लेनर बोल देंगे। और इसका एग्जांपल है सियोन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है बेटा, तो ये थी आपके पास ज्योमेट्री, इन सब की ज्योमेट्री, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे थोड़ी, कि जब मैंने यहाँ पे बोला था बेटे 5 वाले के अंदर कि इसी पोजीशन पे आप क्यों देना चाहोगे, इसका एक रीज़न होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आगे, इसका एग्जांपल लेते हैं हम, या फिर इसका ले लेते हैं 4-1 वाले केस का। ठीक है, ये है 4-1 वाला केस, देखो बी बी, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल। अगर मैं दूँ इसको एक्सियल पोजीशन, मतलब बॉन्ड मैंने यहाँ पे बना दिया, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने इसको एक्सियल पोजीशन दी है और इक्वेटोरियल पोजीशन दी है एक्सियल ना देकर। तो इसका रीज़न क्या है बेटा, रीज़न देखो क्या है, रीज़न ये है बेटा कि यहाँ पे आप रखोगे ना एक्सियल पे, तो जो रिपल्शन है, मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम बॉन्ड पेयर, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ पे आपको पता है कि ये एंगल कितने का है, 90 का है, और इन जो इक्वेटोरियल है उनके बीच में एंगल कितना है, 120 का। तो यहाँ पे मेरे को लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन काउंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन तो कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मेरे पास यहाँ पे आती हैं, क्लियर। तो काउंट करते हैं बेटा। अब देखो ये एंगल 90 पे है, ये दोनों हो गए, ये एक लोन पेयर है, ये एंगल कितने पे है, इक्वेटोरियल वाले हैं जो, ये 120 पे हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन लगभग 0 रहेगा, यानी कि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम रहेगी। ठीक है, लेकिन ये जो इक्वेटोरियल है और ये जो एक्सियल है, इनके बीच में तो रिपल्शन क्या रहेगी, मैक्सिमम रिपल्शन रहेगी, बिकॉज एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे मैं अगर मैं देखता हूँ, या फिर टोटल ही काउंट कर लेते हैं, चलो टोटल काउंट करें। यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे एक तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, या फिर इसको छोड़ ही दो बेटा, ये वाली तो आपकी 120 वाली है ना, ये तो 0 के लगभग हो जाएगी रिपल्शन यहाँ पे। तो जो मेन केस रहेगा वो क्या रहेगा कि यहाँ पे आप देखते हो तो इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन है और एक इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। ठीक है जी, इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर अब ये किस पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे। तो इस एक्सियल में और इस एक्सियल में कितने का एंगल है, 180 का। तो यहाँ पे तो कोई रिपल्शन नहीं होगी, अगर होगी भी तो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अब मैं इस एक एक्सियल और इक्वेटोरियल में देखता हूँ, तो ये 3 के 3 इक्वेटोरियल क्या है, से 90 डिग्री पे हैं, तो यहाँ पे कितने आएगी रिपल्शन, 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रिपल्शन 3 है। तो मॉलिक्यूल क्या चाहेगा कि रिपल्शन क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो। तो मिनिमम किसके अंदर है बेटा, मिनिमम आपकी इस केस के अंदर, इसलिए हम इस पोजीशन को प्रेफर करते हैं, क्लियर। सेकंड केस एक और मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है आपके पास। यहाँ पे ए है, एक शेप इस तरह की थी आपकी, बी बी, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मैं दोनों कहाँ पे लगा दूँ, इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पोजीशन पे लगा दूँ। तो यहाँ पे मतलब ये ए है तो बी यहाँ पे भी आ जाए, बी यहाँ पे हो, बी यहाँ पे हो, और तीसरा आपके पास ये बी लोन पे रहे,
ये भी लोन पेयर है। जो सेकंड केस है इसका 3-2 टाइप का, ठीक है, AB3E2 टाइप का केस है। अब यहाँ पे देखो रिपल्शन ही काउंट करनी पड़ेगी, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, इन दोनों के बीच में तो रिपल्शन कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है एक दूसरे से 120 पे, इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पे एक तो लोन पेयर रिपल्शन आएगी। क्या आएगी? लोन पेयर रिपल्शन आएगी। क्लियर? उसके बाद क्या आएगा? इसके साथ तो कोई रिपल्शन नहीं रहेगी, इसके साथ भी कोई रिपल्शन नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन आएगी ना इस लोन पेयर में, इस लोन पेयर में और इस बॉन्ड पेयर में, इस लोन पेयर में, इस बॉन्ड में, इस लोन पेयर में, इस बॉन्ड में, यानी कि इस लोन पेयर की इन तीनों के साथ क्या रहेगी? रिपल्शन रहेगी। तो 3 तो यहाँ से होगी, इसी तरह से इस लोन पेयर के भी इन तीनों बॉन्ड के साथ क्या रहेगी? रिपल्शन रहेगी। तो यहाँ पे 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। क्लियर? यहाँ पे काउंट करते हैं। अब इन दोनों के बीच में लोन पेयर है तो कोई रिपल्शन नहीं है, बिकॉज 180 पे है तो 0 रिपल्शन है। तीनों का केस देखते हैं, किसका? तीनों का। ये एंगल है जो इन तीनों के साथ रिपल्शन में रहेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसी तरह से ये लोन पेयर इन तीनों बॉन्ड को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहाँ पे 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो रिपल्शन कहाँ पे ज़्यादा है? दिस केस। तो इसलिए सॉरी बेटा यहाँ पे गलती कर दी हमने। क्या गलती कर दी कि यहाँ पे लोन पे रिपल्शन एक है, लेकिन ये कम आएंगी। कैसे? अब ये बॉन्ड तो कंट्रीब्यूट ही नहीं होगा ना बेटा आपका, ये तो इक्वल पोजीशन पे है, तो यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम में रहेगी। तो यहाँ पे एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये और एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये, यानी कि टोटल कितनी है? 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और यहाँ पे कितनी है बेटा? यहाँ पे है 6। तो इसके ज़्यादा रिपल्शन अंदर है, इसके अंदर रिपल्शन आता है, तो ये स्ट्रक्चर आपकी नहीं होगी, ये आपकी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रहेगी इसके अंदर। क्लियर? तो ये थी बेटा आपकी टोटल थ्योरी। अब मैं आपके पास साथ कुछ एग्जाम्पल लेके चलूँगा। एग्जाम्पल, ठीक है, कि बॉन्ड एंगल क्या है। अब मैंने आपको बताया कि टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल आपके पास 109.25 या फिर 109.5 डिग्री का होता है। क्लियर? लेकिन कुछ शेप हैं जैसे इरेगुलर, वहाँ पे किस का एंगल कितना कम होगा, तो वहाँ पे वो स्टडी करने वाले हैं हम। ठीक है, तो पहले मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ रेगुलर ज्योमेट्री का। एक इसका रेगुलर ज्योमेट्री का, तो बेस्ट एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं एक BF3 का। इसका BF3 का। तो BF3 में बॉन्ड कैसा बनता है बेटा? यू नो वेरी वेल। ये ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा देखो उसका, लेकिन बॉन्ड बनेगा कैसे? B, तो एक F यहाँ पे बना दोगे, एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे, तो बस हर एक एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो आप AB4 स्ट्रक्चर को देख चुके हो ना, तो बस A की जगह आपको सेंट्रल मेटल एटम रख देना है और B की जगह आपको वो बॉन्डेड एटम रख देना है। ठीक है, सिमिलरली आपका CH4 का देखते हैं। CH4 का क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री रहेगी। कैसे? यहाँ पे 4 है, तो 4 का मतलब AB4 टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, तो 4 बॉन्ड बनेंगे ना। यहाँ पे H, एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H। एंगल कितना है? 109.5 डिग्री का रहेगा। कहीं जगह एंगल दिखा है बेटा 109 डिग्री 28 मिनट, तो भाई मिनट मान लो या डिग्री, दोनों सेम ही चीज़ें आपकी। कंफ्यूज मत होना बेटा कहीं पे। अगर 109.5 डिग्री लिखा है तो ये भी सही है। 28 मिनट्स है यहाँ पे, तो मिनट को कैसे कनेक्ट करोगे? 28/60, तो लगभग 5 ही आ गया काट के 0.5, तो यहाँ पे 109.5 डिग्री बन जाएगा वो भी। ठीक है, यहाँ पे डिग्री में दिखा दिया, यहाँ पे मिनट में दिखा दिया, बात सेम ही है आपकी। बिकॉज 60 मिनट का 1 डिग्री होती है, यहाँ पे 60 मिनट की 1 डिग्री होती है। 250 तो लगभग आधी डिग्री होगी, तो वहाँ पे वो ऐड हो रही है। क्लियर? अब आपके पास डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री का केस दिखाता हूँ आपको। डिस्टोर्टेड का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपने देखी कि अगर रेगुलर है तो इतना एंगल बनेगा, लेकिन जब हम केस लेके चलते हैं NH3 का, NH3, तो NH3 का हमें पता है बेटा यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, तो ज्योमेट्री तो टोटल पेयर तो कितने हो गए? 4। कौन सा केस बनेगा? AB3E टाइप का केस यहाँ पे बनने वाला है। ये AB3E टाइप का, तो यहाँ पे आप दिखाओगे एक N है, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और एक ऊपर क्या है? लोन पेयर है। तो एंगल यहाँ पे जो रहता है बॉन्ड पेयर में, वो कितना रहता है? 107 डिग्री के आसपास वो आपको एंगल मिलेगा। यानी कि एंगल क्या हो गया? यहाँ पे कम हो गया। कम क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ आपके बॉन्ड पेयर थे, तो मेरे को आपको बताया मैंने कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम
बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर था, रिपल्शन कम थी, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया और एक क्या आ गया, बॉन्ड पेयर है। तो इनके बीच में तो रिपल्शन इससे ज़्यादा होगी ना, तो ये क्या करेगा, जो ये रिपल्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ज़्यादा गैप बनाने की कोशिश करेगा, ये लोन पेयर इसको नीचे की तरफ पुश करेगा। तो जिस वजह से एंगल क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था यहाँ पे, ये बॉन्ड ऐसे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कितना एंगल आएगा, 107 डिग्री का। ये बेस्ट एग्जांपल है। क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे कम क्यों हुआ एंगल, तो आप बताओगे बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड पे रिपल्शन थी और यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन है। तो वी नो वेरी वेल कि लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन क्या होती है, बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होती है। इसलिए ये लोन पेयर क्या करेगा, इसकी तरफ रिपल्शन ज़्यादा करेगा और ये बॉन्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए एंगल क्या जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एक एग्जाम्पल और बेटा H2O का। H2O का ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है 2 बॉन्ड पेयर होते हैं बेटे, क्या होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर। तो ये Ab2E2 टाइप का बनेगा। तो दिखें किस तरह से, ऑक्सीजन विल बी सेंट्रल मेटल एटम, एक H और 2 बॉन्ड पेयर इस तरह से रहेंगे आपके, ठीक है जी, इस तरह से रहेंगे आपके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो बेटा, जो ये एंगल है ये लगभग 105 के आसपास चला जाएगा। इसके पास 105, एक्चुअली तो 104.5 डिग्री के पास अराउंड एंगल पहुँच जाएगा। तो ये और कम क्यों हो गया बेटा, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड पेयर था, यहाँ पे एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ गया, लेकिन यहाँ पे तो लोन पेयर रिपल्शन भी आ गई आपकी, क्या आ गई है, लोन पेयर रिपल्शन। अब एक दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, तो ये बॉन्ड को तो रिपेल करेंगे, यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ज़्यादा, तो ये बॉन्ड नीचे की तरफ झुक जाएंगे आपके, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एंगल कितना जाएगा, 104.5 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो ये था बेटे आपका टोटल का आज का रेजोनेंस। फर्स्टली उसको करो, सेकंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को पढ़ो, इसके एग्जांपल ट्राई करो, इसकी ज्योमेट्री लर्न करने की कोशिश करो। कोशिश क्या बेटे, एक सफल कोशिश करनी है, आपको लर्न करनी है, ठीक है जी। अब आता है एक फॉर्मूला किसका, प्रेडिक्टिंग द शेप्स, कि शेप्स को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो बेटा, उसका भी फॉर्मूला है मेरे पास यहाँ पे। वो कैसे करोगे, आपको क्या देखने हैं, आपको सिर्फ अगर बॉन्ड पेयर पता चल जाए, क्या पता चल जाए, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो आप उसकी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हो ना। तो कैसे करोगे, लेट अस सी। तो आपको काउंट क्या करने हैं, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करने हैं, वो बॉन्ड पेयर भी आगे और लोन पेयर भी आगे। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, प्लस में नंबर ऑफ एटम जो लिंक है टू सेंट्रल एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड, या फिर इसको बोल देंगे नंबर ऑफ एटम लिंक टू सेंट्रल एटम, कौन से, जो मोनोवेलेंट है। क्या बोल दो यहाँ पे, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट सेंट्रल एटम, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आपके पास, दोबारा सुन ले बेटा, आपको यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देखने हैं कितने हैं, बॉन्ड पेयर भी लोन पेयर भी। कैसे देखोगे, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के ऊपर, प्लस कितने उससे एटम अटैच हैं, कौन से एटम, जो मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिर्फ ये काउंट करना। अगर ऑक्सीजन है तो आप उसको काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम लिंक टू सेंट्रल एटम। तो आप वहाँ से क्या निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालोगे। एग्जाम्पल बताता हूँ चलो मैं आपको, ClF3 क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन बाई सेंट्रल एटम रहेगा यहाँ पे, इसके पास मेरे को निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। कैसे निकालूंगा, हाफ ऑफ वट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम क्लोरीन, तो इसके पास होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, प्लस में लूँगा मैं यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। तो यहाँ पे फ्लोरीन है, मोनोवेलेंट है, कितने हैं, 3। उसके बाद एक फैक्टर रहता है बेटा यहाँ पे 2, अगर चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करोगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस करोगे, ये भी फैक्टर आएगा बीच में, ठीक है। तो ये चारों से मिलकर फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अटैच है जो उससे, प्लस में नेगेटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव है तो उसको माइनस कर दोगे। यहाँ पे 7 3, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो उसको छोड़ दोगे। यहाँ पे कितने आएंगे, 10/2, कितने 5, कितने टोटल पेयर आ गए 5,
अब आप इससे आगे कैसे प्रेडिक्ट करोगे बेटा? ये तो ज्योमेट्री पता लगी है आपको। क्या पता लगी है? ज्योमेट्री पता लगी है। तो कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे देखो कितने आइटम अटैच हैं, 3, तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे? बॉन्ड पेयर बनेंगे 3, और बचे क्या? लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ज्योमेट्री आनी चाहिए। आप टी शेप ज्योमेट्री बनेगी, ट्रायंगल बाय पिरामिडल, तो बस बना दो। CL क्या लगा दोगे? CL F 2 बॉन्ड पेयर ऐसे लग गए। और एक बात और याद रखना भाई, क्या याद रखोगे कि जो मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है उसको कौन सी पोजिशन दोगे? एक्सियल पोजिशन दोगे पहले। कौन सी? एक्सियल। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे तो एक ही है, जो मर्जी पोजिशन दे दो उसको। लोन पेयर है सिर्फ, लोन पेयर को आपने यहाँ पे दे दिया। लेकिन जब आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है, इस तरह की, चलो मैं आऊँगा फिर बताऊँगा आपको। याद रखना कि जब भी आपके पास 2 एटम अटैच हैं, क्या है? 2 एटम अटैच हैं, तो वहाँ पे अगर आपको इस तरह की ज्योमेट्री मिलती है, ठीक है, अगर आपको इस तरह की ज्योमेट्री वहाँ पे देखने को मिल रही है, तो आप क्या करोगे? जो एक्सियल पोजीशन है ना, पहले उनके ऊपर सेंट्रल मेटल एटम रखोगे। सपोज यहाँ पे मेरे को एग्जांपल जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, आई थिंक ये रहेगा एग्जांपल इसका। हाँ ठीक है, अगर ये आता है, इसको छोड़ दो, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। छोड़ो बेटा, अभी मेरे को एग्जांपल याद नहीं आ रहा है इसका, क्या एग्जांपल है अच्छे से याद नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो होगा कुछ यही कि सपोज यहाँ पे जिनोन लगा होता, वैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, समझ जाओ। एग्जांपल ये क्लियर नहीं है कि अगर आपके पास जिनोन से ऑक्सीजन भी जुड़ा है, फ्लोरीन भी जुड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करो? किसको दोगे? इक्वेटोरियल। किसको दोगे? एक्सियल। तो बेटा मैंने बोला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आप क्या दोगे? एक्सिलेशन दोगे। तो पहले इनको आप एक्सिलेशन दोगे, और उसके बाद जो बचते हैं क्या मिलेगी? ऐसे पोजीशन में मिलेगी। क्लियर? तो ये आपकी स्ट्रक्चर है। ये गलत है, वैसे स्ट्रक्चर में गलत नहीं है, लेकिन आप समझो मैं बात क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिनोन अगर किसी आइटम पे ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, एक्सियल और इक्वेटोरियल में से आप 2 एटम को पोजीशन देनी है, तो आप किसको दोगे? जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है जी। ओके, तो ये था बेटा आपके पास काम। आई थिंक आपको समझ में आ गया अभी, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम इसका। मेरे पास एग्जांपल लेता हूँ BRF5 का। किसका? BRF5 का। तो ब्रोमीन पहले बॉन्ड पेयर निकालूंगा मैं, टोटल पेयर कितने निकालेंगे? ब्रोमीन लास्ट में आया, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने? 7। प्लस में मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 5। तो कितने हो गए? 5। डिवाइड बाय कैसे करोगे? 2 से। यहाँ पे 6। कितने बॉन्ड पेयर बने? 6 मेरे पास टोटल पेयर बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 6 में ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल। शेप किस तरह की बनाओगे? कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे? कितने आइटम अटैच हैं? 5। तो कितने आइटम बनेंगे? बॉन्ड पेयर बनेंगे 5। जो बच गए वो क्या बनेंगे? लोन पेयर। तो ज्योमेट्री BR 1 2 3 4 5 क्या लगा दोगे? F F F F F। एक क्या दिखा दिया? लोन पेयर, ठीक है। ये सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है आपका, ठीक है बेटे। और एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, बेस्ट एग्जांपल जो आ जाता है H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव, ये 4 वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं। तो निकाल लोगे हाफ ऑफ वट? ऑक्सीजन कौन सा है? सेंट्रल मेटल एटम। कितने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसके ऊपर होते हैं 5 होंगे, 6 होंगे, 6 हो गए। प्लस में मोनोवैलेंट आयन कितने हैं? 3 हो गया। अब चार्ज भी तो है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस होता तो उसको प्लस कर देते हैं, -1। तो 6 3 9 -1 8/2। तो कितना आ गया बेटे? 4। तो कितने बॉन्ड पे टोटल पेयर कितने हैं? 4। इसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं ना, 3 मोनोटन, तो 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। क्या बनेगा? लोन पेयर बनेगा। किस तरह से दिखाओगे बेटा इसको? ज्योमेट्री कौन सी बनेगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे बनती है। ऑक्सीजन रहा 1 2 3, और ये क्या दिखा दिया से? लोन पेयर। तो आई होप नहीं बेटा, आई एम कंफर्म कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर अब हो गया है, ठीक है जी। तो इस टॉपिक की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रेजोनेंस की भी और वेस्पर थ्योरी की भी, तभी आपको रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाने आएंगे, तभी आपको इसकी ज्योमेट्री याद होगी कि कौन सी ज्योमेट्री है तो कौन सी शेप होगी, किस तरह से होगी, ठीक है बेटा। तो ये आपको करने हैं। तो आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है, मंडे को मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, उसके अंदर मैं आपको 2 टॉपिक करवाऊँगा बेटा, मेन टॉपिक।
एक तो कराऊंगा आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और सेकंड आपका टॉपिक रहेगा डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट। दोनों के दोनों बहुत अच्छे टॉपिक है आपके, तो ये मैं कवर करूँगा आपको मंडे के टॉपिक में। क्लियर? टिल देन बेटा कंप्लीट योर वर्क एंड सबमिट टू मी। थैंक यू।